हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में आपका स्वागत है। और मैं जो आज चर्चा करूंगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के 2 दिन बाद रिजल्ट भी आने हैं और रिजल्ट भी आने हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा करेगी, इस बात की तो हमें उम्मीद है। लेकिन इस सेक्टर में लोगों की उम्मीद नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर IT सेक्टर से ये कंपनी ली गई। देखिएगा, इसका 10 साल का चार्ट मैंने सबसे पहले लगाया आपकी स्क्रीन पे। 2013 से लेके अब तक इस शेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो एक ये अप साइड में ट्रेंड बनाता है, पहले अप साइड में चलता है, फिर थोड़ा गिरता है। ये हालांकि गिरना कभी कभी डीमर्जर की वजह से भी होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर एक अच्छा गिरता है और फिर उसके बाद एक अच्छे राइड करता है और अभी गिर रहा है। तो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो यहाँ तक भी गिर सकता है। देखिए, मैं मना नहीं करूँगा यहाँ पे। और ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स आते हैं 1200 साढ़े 1200 रुपये के आसपास। तो आप कहेंगे सर ये गिर भी सकता है, तो फिर आप बता क्यों रहे हो? देखिएगा जी, ये गिरने का जो रीज़न है ना, वो यूरोप और USA ही है। ये IT कंपनीज हैं, तो अगर इसको ऊपरी प्राइस से देखें आप, 52 वीक हाई से तो आधा हो चुका है। ये 52 वीक से हाई से आधा हो चुका है। यानी कि 2021 में सब लोग इसके पीछे पागल हो रखे थे कि भाई यही शेयर लेना है, और ये शेयर बहुत अच्छी तेजी कर रहा था। कंपनी का नाम है मैस्टेक। इस साल में 45.91% टूट चुका है, एक महीने में 11% टूट चुका है, 3 महीने में 16.8% टूट चुका है, यानी कि बॉटम फिशिंग भी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक फॉर द मंथ तो है ही है, लेकिन इसमें वो फीचर्स भी हैं जो कि एक ऐसे शेयर्स में होते हैं जो कि बॉटम फिशिंग वाला स्टॉक है। एक साल में 49% टूट चुका है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में जाओगे ना, आप 3 साल 5 साल 10 साल सब में प्रॉफिट दे रहा है। 3 साल में 70% कंपाउंडेड है ये, 5 ईयर में 37.71 और 10 साल में 28% की रेट से ग्रो किया। तो अगर शॉर्ट टर्म में हिकअप्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे शेयर्स SIP मोड में लें, थोड़ा थोड़ा लें, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लें। बट कंपनी, मैं तो देखिएगा रिस्क रिवार्ड के एंगल से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि अगर रिजल्ट ख़राब होंगे तो हो सकता है कि एक अच्छी खासी गिरने वाली परफॉर्मेंस भी आ जाए। तो आप वेट भी कर सकते हैं 2 दिन का कि भाई रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसके रिजल्ट आए। IT कंपनी जो है सभी ने नेगेटिव परफॉर्मेंस जो है देने की कोशिश की है। तो इवन ITC इन्फोसिस में भी अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो सिमिलर व्यू है। इवन S&P का जो IT इंडेक्स है, S&P BSE, वो भी 24% टूटा है 20 साल के अंदर। और BSE स्मॉल कैप, हालांकि उससे इसका कंपेरिजन नहीं है। क्या कंपनी ऐसा तो नहीं है कि कंगली हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, सोल्वेंसी है? देखिएगा, उसके चांसेस कम है, नॉट लाइकली। यानी कि फाइनेंशियल्स ठीक है, थोड़ा सा डेट है कंपनी की वाली शेयर में। क्या कंपनी के अकाउंट फाइनेंशियली मैनिपुलेट हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा। और कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी पे कर रही है। इस कंपनी में से कंपनी डीमर्ज हुई थी मैजेस्को, और आपको पता होगा कि उस मैजेस्को ने 800 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को। और वो मैजेस्को वाला जो इंश्योरेंस आर्म था वो इसी कंपनी में से निकला था, उस बिजनेस को सेल कर दिया गया था। तो उस पूरे अगर एपिसोड को देखें तो प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। ये थोड़ी सी चिंता जो है आपको होनी भी चाहिए, वो आपको बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। देखिए, मैस्टेक लिमिटेड जो है एक IT कंपनी है, मात्र 5000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप भाव मत देखिए, भाव तो क्या होता है, ज़्यादा दिखता है। ये देखो पूरी कंपनी कितने में मिल रही है। पूरी कंपनी मिल रही है 4912 करोड़ में। इसका 52 वीक हाई देखिएगा 3669, यानी कि आधे से भी ज़्यादा हो चुका है, आधे से भी ज़्यादा टूट चुका है। बुक वैल्यू है 357, डिविडेंड रेगुलरली पे करती है। वो आपने स्क्रीन पे भी देखा था, DD लिखा हुआ था, वो सब डिविडेंड थे। स्टॉक अभी 16 की पी पर है। हो सकता है कि थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस हो तो 17-18 पे भी चला जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है। और करंट मार्केट प्राइस और फॉरवर्ड कैश फ्लोज को भी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से फॉरवर्ड कैश फ्लोज के एंगल से 21.6 की वैल्यूशन है, जो IT कंपनी के लिहाज से महंगी नहीं लगती। कंपनी करती क्या है? मैस्टिक जो है एक वर्टिकली फोकस्ड
एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से, जैसे TCS काम करती है, बस देखिएगा IT कंपनी में सबके बिजनेस अलग होते हैं। कंपनी बस 4 दशकों का जो है एक्सपीरियंस है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। और इसके जो फंक्शंस देखोगे जहाँ पर इसकी वर्किंग है वो है ERP, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, क्लाउड माइग्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, एजाइल कंसल्टेंसी, एश्योरेंस एंड टेस्टिंग एंड डिजिटल कॉमर्स। तो ये मोस्टली जो एरियाज़ हैं वो ऐसे एरियाज़ हैं जो कि एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर तो काम करते ही हैं, और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पर भी इस तरीके की जो IT कंपनीज़ हैं उनकी ज़रूरत रहती है। तो US से काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका आता है। रेवेन्यू ब्रेकअप भी अगर आप देखेंगे तो 32% इनके रिटेल क्लाइंट्स हैं, 32% गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 16%, हेल्थ सेक्टर में 12% और अदर्स में 8%। एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो आप ऐप यूज़ करते हैं या जो भी ज़रूरत होती है कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी बनाती है 42%, कॉमर्स 21%, यानी कि जो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ERP और क्लाउड माइग्रेशन में 8%, एप्लीकेशन सपोर्ट में 18%, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स में 8%, एश्योरेंस एंड टेस्टिंग में 3% और एजाइल कंसल्टिंग 2%। तो सभी एरियाज़ के अंदर काम कर रही है। और सबसे खास बात क्या है कि 2019 से 2022 में, यानी कि 20, 21 और 22 में इस कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि लगभग डबल सेल हो गई है इनकी। क्लाइंट बेस भी जो है इनके पास क्या था कि 430 से 640 हो गए। जो 2020 में 430 क्लाइंट थे वो 640 है, तो 50% के आसपास क्लाइंट भी बढ़े इनके। अगर हम इनके 5 टॉप क्लाइंट से देखें तो वहाँ से 33% रेवेन्यू है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्लाइंट के ऊपर है या कुछ फ्यू जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं से सब कुछ आता है। तो 5 क्लाइंट से 33% आता है, 10 क्लाइंट से 47%, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन भी है, यानी कि सिंगल क्लाइंट डिपेंडेंस जो है वो नहीं है कंपनी की। और मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम कमर्शियल सेक्टर्स और बाकी गवर्नमेंट से वो मैंने बता ही दिया। जोग्राफिकल प्रेजेंस का है USA और यूरोप है, यानी कि USA में है UK, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर और वेरियस कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। तो ये भी नहीं है कि एक कंट्री पर डिपेंडेंस है, तो डाइवर्सिफाइड वहाँ भी है। ऑर्डर बुक जनरली 1000 करोड़ के आसपास रहती है, तो Q4 टू फाइनेंशियल 21 में 1100 अगेंस्ट 785 करोड़ इन Q4 2020, तो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक रहती है। तो अभी जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छा आइडिया, जो कि कंपनी उन्होंने टेक ओवर की थी और उसकी डिटेल्स भी हैं। और डीमर्जर ऑफ मैजेस्को जो मैंने भी आपको बताया, ये फाइनेंशियल ईयर 2016 में हुआ था। अब अगर हम शेयर का भाव देखें तो ये टूटता जा रहा है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लेने की चेष्टा कर सकते हैं। शेयर भाव वाइज ठीक है, और मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू मुझे नज़र आता है। देखिए यूरोप में US में प्रॉब्लम तो होंगी, उसकी वजह से हो सकता है शेयर प्राइस और भी गिरे, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का होरिजन है तो धीरे धीरे करके आप अपनी समझ के हिसाब से इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो का कितना % रखना है, 2 से 5% आप रख सकते हैं अगर IT में आपका पहले से एक्सपोजर है दूसरी कंपनीज़ में, क्योंकि IT जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है करेक्शन कर रहा है, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर हम कॉन्ट्रा व्यू लें तो ये अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। और वैल्यूशन वाइज भी देखेंगे तो 16 की पी पे चल रहा है, जबकि पूरी IT मार्केट जो है 21 की पी पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.34 है, जो इंडस्ट्री की 3.97 के आसपास है। अर्निंग यील्ड 10% की है, डिविडेंड भी 1.16 है, डिविडेंड हालांकि थोड़ा सा कम दे रहे हैं, और पैग रेशो अगर 1 से कम हो तो बहुत बढ़िया है, तो 1 से काफ़ी कम है ये। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखिएगा स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो 13.28 रही है, EBITDA जो ग्रोथ है, और जबकि कोई जो पीयर है वो 21.21 है, तो इसका मतलब थोड़ी सी कम है। EPS के अंदर भी चेंज -6 जो 6.6 है, जो कि -1 तरीके से, क्योंकि इंडस्ट्री का 19.21 है। ये रीज़न भी रहा है जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट आई है। इंडियन प्रमोटर तकरीबन 26% होल्ड करता है, फॉरेन प्रमोटर 11%, DIs की होल्डिंग है 5.7, FIIs की 8%, और ज़्यादातर हमारे जैसे रिटेलर्स जो अदर हैं उनके पास 48.96% है। और पीयर्स की अगर हम बात करें कि भाई पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें, एक साल में ये शेयर जो S&P की IT इंडेक्स है उसके मुकाबले में देखिए कि गैप कितना, बहुत ज़्यादा गैप है, यानी कि मार्जिन के साथ इसने डी ग्रोथ दिखाई है। बट मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूशन ज़्यादा हो गई थी, पहले इसको बहुत ओवर वैल्यूशन मिल रही थी,
और जिसकी वजह से गैप भी ज़्यादा है। तो ये आप एक साल में कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं एक साल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक साल के पैटर्न में तो सस्ता मिल रहा है ये इंडेक्स है। लेकिन अगर लॉन्गर पीरियड में देखें कि भाई आईटी इंडेक्स के सामने ये हमेशा ही सस्ता मिलता है या ये आउट परफॉर्म भी करता है, ये देखिएगा अब आपको 3 साल में मिलेगा। 3 साल के अंदर 3 साल पहले अगर हम देखें तो ये आईटी इंडेक्स के आसपास था, लेकिन आईटी इंडेक्स चला है रैंक के, ये चला है भाई साहब बिल्कुल ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि आईटी इंडेक्स के सामने भी इसने आउट परफॉर्म किया। और लॉन्गर पीरियड में एक और चीज़ देख सकते हैं कि भाई प्राइस अर्निंग रेशो के ये कितना आप दूर रहता है। जनरली ये प्राइस जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है पी रेशो है, तो जो भी शेयर प्राइस है वो देखिएगा पी रेशो से ऊपर चले गए। यहाँ पे पी रेशो से सब्सटेंशियली ऊपर चले गए, जो एवरेज 1 साल की है। यहाँ पर इसके आसपास ही रहे, यहाँ पर जो पी रेशो थी उसके ऊपर चले गए, तो ये जो रेशोज थी इससे काफ़ी ऊपर चले गए। अब पी रेशो यहाँ पर है और ये आ गया नीचे, तो जनरली ये ज़्यादा दिन इस एवरेज लाइन से दूर नहीं रहता है। अगर आप पूरे चार्ट में भी देखें तो उस एंगल से भी अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि शेयर कहीं अपने बॉटम के आसपास है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी या रिस्क रिवार्ड के एंगल से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क कम है और रिटर्न्स की संभावना अच्छी है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे ही है। अब बाकी अगर हम पैरामीटर्स को देखें कि भाई फाइनेंशियल्स को, तो वो जो है मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और फाइनेंशियली भी जो है एक ग्रोथ करने वाली जो है ये कंपनी है। तो अभी आज के लिए इतना ही, कल इसके फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे कि किस तरीके के इसके जो है फाइनेंशियल्स रहे, कल या परसों जब भी। तो बट मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर चलिए कल छोड़िए, मैं अभी आपसे एक बारे में अभी जो है यहाँ पे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। यहीं पे अभी देखते हैं, यहीं पे ये देखेंगे। अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो जो इसके पीयर्स हैं उनके मुकाबले में ये कंपनी 16.21 यानी कि 16.21 के आसपास की जो है इसकी पी रेशो है। और यहाँ पर जबकि बाकी कंपनीज की जो पी रेशोज हैं वो आप देखेंगे कि कोई भी 30 से कम नहीं है अदर देन ओरेकल। और ओरेकल जो है एक ग्रोथ वाली कंपनी नहीं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओरेकल एक जो है स्टैंडिंग जो है उसकी ऑर्डर बुक उसी पे काम कर रही है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ तक देखिए 2019 में 20 में ये 400 करोड़ से कम कमाते थे रेवेन्यू ग्रोथ, अब हर साल में 500 से ज़्यादा है। और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे देखिएगा ये 80 के लाइन में आ गए, जबकि इससे पहले ये 30 या 40 या 50 के रेंज में थे। तो रेगुलरली ग्रो करने वाली कंपनी यानी कि ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो 338 करोड़ का प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। मार्च 2021 में 252 था, 22 में 333 करोड़ है, 333। पहले 100 करोड़ के आसपास कमाते थे। तो ये आप मान के चलिएगा कि कंपनी बुरा वक्त भी मान लीजिएगा हम यूरोप और यूएसए के माने तो 250 के आसपास का 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है आना चाहिए। हालांकि अब इंतजार कर लेते हैं अब क्वार्टर रिजल्ट्स का, तो थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि जितनी शेयर प्राइस में गिरावट हुई है और वो 2 रीज़न से हुई है। एक तो भाई आईटी कंपनी में गिरावट थी वो है ही, और दूसरा ये कुछ ज़्यादा चला गया था अपनी फंडामेंटल वैल्यूज़ के आगे। तो जो जर्नली इसको लॉन्ग टर्म की जो पी रेशोज़ हैं जो मिलती हैं उसके आगे चला गया था, तो अब वो पी रेशो एक एडजस्टमेंट हो रही है। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस हमें लगता है कि ठीक है। स्टॉक प्राइस जो है 29% चला है 10 साल के हिसाब से। प्रॉफिट भी इसने ग्रो किया 26% के हिसाब से। पिछले 1 साल में शेयर का प्राइस गिर गया तकरीबन 50%, जबकि प्रॉफिट बढ़ा है 27%, सेल्स बढ़ी है 21%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो पिछले 10 साल की 15% है, और असली तो पिछले 2-3 साल में इसने परफॉर्मेंस दी है। तो पिछले 2-3 साल में जो तरक्की की है वो जो है अभी प्राइस्ड इन होनी है। तो जैसे चीज़ें स्थिर होंगी, मुझे लगता है कि जैसे चीज़ें स्थिर होंगी ये दोबारा से जो है एक अच्छी तेज़ी कर सकता है। और जो इसने 52 वीक हाई लगाए थे अभी मतलब पिछले इस साल में, वो मुझे लगता है आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर दोबारा से उन प्राइजेस को अचीव करने की जो है इसके अंदर हिम्मत है और ताकत है, क्योंकि फाइनेंशियल्स इसके मजबूत है। बैलेंस शीट भी देखिएगा साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी कुछ डेट जो है इन्होंने बढ़ाया है 335 करोड़ 2020 में, लेकिन उसको धीरे धीरे करके रीपे करके फिर 200 करोड़ पे ले आए। तो ये एक्सपेंशन इन्होंने किए थे, कुछ एक्विजिशंस जो है
इंडिया से बाहर इन्होंने किए थे, तो जिसकी वजह से ये डेट इनका बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू के एंगल से भी देखेंगे तो कंपनी ठीक भाव पे मिल रही है और मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है। पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 2 से 2.5 साल का नज़रिया अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छी रिटर्न्स जो है दे सकता है और आने वाले 2 से 2.5 साल 3 साल में अगर पुराने प्राइस भी आ गए तो आप ये समझिएगा यहाँ से शेयर प्राइस डबल हो सकता है। बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है, दिक्कत ये है प्रमोटर की होल्डिंग कम है। दूसरी बात है कंसल्टिंग बिजनेस है, ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो इनके लिए चैलेंज हो जाता है। अगर यूरोप में और यूएसए में अच्छी भयंकर वाली मंदी होती है तो भाई साहब इनकी ऑर्डर बुक पे फ़र्क हो सकता है। उस समय पर ईपीएस जो है काफ़ी बुरे तरीके से गिर सकती है, 1 या 2 क्वार्टर इनके ख़राब भी आ सकते हैं बहुत बढ़िया वाले। तो अगर वो झेलने की ताकत है तो ही आप इस शेयर्स को में बने रहिए। बेटर जो है स्ट्रेटजी इसमें सबसे बढ़िया ये कि अगले 6 से 8 महीने के दौरान या इवन साल भर के दौरान इसको एसआईपी मोड में अगर हम लेते हैं तो एक बेटर एवरेज प्राइस जो है हमें मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि डाउन साइड काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पर भी लिया जा सकता है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो 25% जो भी उनको लेना है वो भी इन भाव पे भी लिया जा सकता है और बाकी जो 75% है जब अच्छे भाव आ जाएं आप इसके अच्छे से भी अच्छा है कि अभी भी ये अपने ऊपरी प्राइस से 50% नीचे है। बट मुझे कंपनी पसंद है और फंडामेंटली साउंड कंपनी जो है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो मैंने ढूंढी है आपके लिए। हालांकि मेरे पास कुछ और कंपनीज केमिकल सेक्टर में भी थी, बाकी जो और दूसरे सेक्टर हैं वहाँ पे भी। बट मुझे लगता है कि अभी इस तरीके के बिजनेस जहाँ पर पेन है और वो पेन कब रिवर्स हो जाएगा, जैसे ही वो पेन रिवर्स होता हुआ नजर आएगा शेयर प्राइस पहले से चलना शुरू हो जाएंगे और आपको पेन ख़त्म होने का जो है बाद में आभास होगा। तो मुझे लगता है कि आईटी जो है एक अच्छा स्पेस है और आईटी में भी जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड के अंदर है या बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर है, एनालिटिक्स में है, वो कंपनी अच्छा कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ। तो जो है एक यूनिक बिजनेस है इसके पास, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड लोकेशन है, डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं, मैनेजमेंट अच्छी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें तो भाई अगर मेजेस्को से भी तो यहीं से निकला था वो शेयर, तो उसकी मैनेजमेंट ने देखिएगा डिविडेंड बहुत बढ़िया दिया, इन्वेस्टर्स के साथ जो भी उनको रियलाइज़ हुआ था वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उन सब पैरामीटर्स को अगर हम इकट्ठा करके देखें तो मुझे कंपनी जो है फंडामेंटली भी साउंड लग रही है। बस एक अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है ना अगले 1-2 क्वार्टर की, जो यूरोप और यूएसए की, वो एक जो है सबसे बड़ा ओवरहैंग है। अगर वो यहाँ से बादल छटेंगे तो शेयर फिर दोबारा से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए मुझे। पर फंडामेंटल अभी भी साउंड का है और आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपका खरीदने का भी मन नहीं है तो एक बार देखते रहें कि हाँ भाई किस तरीके से रिएक्ट कर रही है ये कंपनी। इस वीडियो के बाद जो है मैं आपके साथ चर्चा करूँगा हेरिटेज फूड के रिजल्ट्स के बारे में, जिसके आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और उन क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या रहा खास, तो वो जो है देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो वीडियो तकरीबन इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर होगी। उस समय हालांकि थोड़ा सा लेट हो जाओगे, अगर अभी नहीं देख पाओ तो सुबह उठ के जो है उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।